प्रारंभ कर सकते हैं सर, आप लाइव हैं इस समय। स्टार्ट करें? हाँ सर कर सकते हैं क्योंकि लाइव हैं, स्टार्ट हो गए हैं। ये उस पर लाइव लिख, लाइव ऑन फेसबुक। हाँ हाँ चल रहा है सर, आप लाइव हैं इस समय। कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ है क्या? कुछ आ नहीं रहा है सामने से। हम बता रहे हैं सर, उसको अभी हम स्टॉप कर दे रहे हैं, अब आ रहा होगा सर। हाँ या भैया, जी सर। ठीक है। हाँ सर, अभी कुछ इंट्रोडक्शन सर आप दे सकते हैं 5 मिनट, फिर उसके बाद स्टार्ट करिएगा सर। मैं आप सभी का इस विशेष लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर अवनीश पांडे। इस ऑनलाइन द्रव्य गुण लेक्चर में आज हमारे बीच एक बार फिर से हैं प्रोफेसर एएन सिंह सर, पूर्व विभागाध्यक्ष, राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय वाराणसी, द्रव्य गुण विभाग। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे सर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि बच्चे जो है यूजी में काफ़ी इससे अछूते रह जाते हैं, उनका जो है टच नहीं हो पाता। बहुत ही आवश्यक पार्ट है ये द्रव्य गुण का, जिसको हम कहते हैं कि हम वनस्पतियों का, प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। बहुत ही आवश्यक पार्ट है ये, जिसको हम नाम रूप ज्ञानम भी कहते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट आइडेंटिफिकेशन, इस पे। जी सर। हाँ सर चल रहा है सर। जी सर। तो प्लांट आइडेंटिफिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच हैं प्रोफेसर एएन सिंह सर। सर हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने उद्बोधन को प्रारंभ करें और हम सभी छात्रों को अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। प्रोफेसर एएन सिंह सर। धन्यवाद डॉक्टर उनीश जी, और प्रणाम डॉक्टर नवीन जोशी साहब। आज आप लोगों ने जो संदर्भ या प्रकरण विचार के लिए प्रस्तुत किया है, वो द्रव्यों के परिचय और नामकरण के संबंध में है। आज द्रव्यों के नामकरण या उसके परिचय की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको यदि बहुत इसका गंभीर रूप से यदि इसके गहराई में जाएं तो हम देख पाते हैं कि ये इस समस्या का जो आगमन हुआ या सामना हुआ है वो मध्यकाल के बाद धीरे धीरे हमारे सामने आया। इसके पहले किसी द्रव्य के नाम और उसके रूप के बारे में जानकारी रखने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि विगत जो जीवन था, बहुत हमारा जो प्रारंभिक जीवन था, उसमें लोग वनों में या प्रकृति की गोद में रहते थे। उनके सानिध्य में रहते थे और परिणाम स्वरूप उनको उनके बारे में लगभग हर तरह की जानकारी होती थी कि कौन सा पौधा है, उसका कौन सा भाग ग्रहण किया जाए, कौन सा भाग लिया जाए, किस रूप में लिया जाए और उसका किस तरह से उपयोग किया जाए। क्योंकि प्रारंभ का जीवन बिल्कुल प्रकृति के सानिध्य में बीतता था, रहता था, इसलिए किसी पौधे के बारे में वहां पर पूरी जानकारी उनको होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा समाज वनों से, प्रकृति से दूर होता गया, वो हमारे सामने एक परिचय के संबंध में एक समस्या आ खड़ी हुई। और उसी समस्या का या उसी का प्रतिफल है कि आज के आपके सामने हमारा जो समाज है आयुर्वेद विदों का या छात्रों का या शिक्षकों का, अधिकतर वनस्पतियों के बारे में उनकी विशेष जानकारी नहीं है या वो करीब करीब भ्रांत से हो गए हैं। ऐसी स्थिति में उन द्रव्यों का नाम, रूप, उनके गुण, कर्म, योग, प्रयोग, संयोग क्या हो, इस पर एक आवश्यकता हुई इसके बारे में जानने की और उसका तदनुसार प्रयोग करने की। ऐसी स्थिति में जब हम इसका ऐतिहासिक स्वरूप देखते हैं तो इस पूरे द्रव्य परिचय को या
द्रव्यों के आइडेंटिफिकेशन को या उनके नाम रूप ज्ञान को अगर हम वैदिक काल से लेकर के आज तक उसे बांटें तो ये कालखंड लगभग 10 हिस्सों में चला आता है। ये हिस्से हैं वैदिक काल, संहिता काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इनमें और अगर कोई बीच में उनमें अगर सामंजस्य हुआ बीच बीच में तो उसको हम उसमें जोड़ते चले गए। जहाँ तक वैदिक काल का सवाल है, मैंने आपको बताया कि प्रारंभ में मानव का जीवन जो था प्रकृति के बिल्कुल सानिध्य में था। वहां पर उनको किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं थी। जो कुछ भी आवश्यकता होती थी वो वनों से या उनके प्रोडक्ट्स को लेकर के अपना वो पूरा कर लेते थे। वैदिक काल के बाद उपनिषद काल आता है। उपनिषद काल में छांदोग्य उपनिषद एक उपनिषद का नाम है, जिसके 6:3 के प्रकरण पर या संदर्भ पर लिखा है, तेयम देवे तमास तिस्रो देवता अनेनैव जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरोत। जैसा कि हम जान सर अनम्यूट कर लीजिए। जी सर सर एक सेकंड सर, एक बार हम पहले सबको म्यूट कर दें, उसके बाद अनम्यूट करिएगा। एक सेकंड सर। सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। अभी अभी हुआ नहीं सर। यस सर। सर करिएगा। हाँ सर। ठीक 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 ठीक। सर अनम्यूट करिएगा सर, हमने यहाँ से क्लिक किया है अनम्यूट पे, वही जो नीचे कॉर्नर पे माइक है सर। हाँ हो गया सर, बोलिए सर। ठीक है सर, ठीक है। तो छांदोग्य उपनिषद का वह संदर्भ जो है हमें बताता है कि नाम रूप की सर्वप्रथम हमारे सामने प्रस्तुति कब हुई, और इसी नाम रूप के साथ हम द्रव्यों के परिचय के संबंध में एक आधार पाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी द्रव्य हैं सब पांच भौतिक हैं, लेकिन नाम रूप की उत्पत्ति के संबंध में, नाम रूप के ज्ञान के संबंध में वहां सिर्फ छांदोग्य उपनिषद में पृथ्वी, जल और अग्नि का ही समावेश माना गया है, वायु और आकाश का नहीं। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आती है कि ऐसा क्यों किया गया। ये दार्शनिकों का पक्ष है। इसके विषय में या इसकी गंभीर विवेचना में हम न जाएं। एक संदर्भ मात्र है कि नाम रूप का सर्वप्रथम जो उल्लेख आया है वो छांदोग्य उपनिषद का है। इसके बाद जो काल आता है संहिता काल का, इसमें पहली जो संहिता आती है चरक संहिता। चरक संहिता का जो सूत्र स्थान 120 है, वो कहता है कि औषधि नाम रूपाभ्याम जानते ही जपा बने, अविपाश्य व गोपाश्य ये चाने वनवासिना। इनका कहने का निर्देश ये कि हम समाज के लोग वनस्पतियों के बारे में जो जानकारी चाहते हैं वो जंगल में जो उनके ज्ञाता हैं, जो वनवासी लोग हैं, जो गाय चराने वाले हैं, भेड़ बकरी चराने वाले हैं, उनको चूंकि उनके सानिध्य में रहते हैं इसलिए उनको उसके बारे में विशेष जानकारी होती है। कौन सा पौधा है, कहाँ होता है, किस रूप का है, ये जानकारी उन्हें होती है। और ये जानकारी एक प्रारंभिक जानकारी हम आयुर्वेद लोग उनसे प्राप्त कर सकते हैं। और इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद, लेने के बाद हम आगे इसकी विशेष व्यवस्था या विशेष उसका उस प्रकरण पर प्रकाश डाल सकते हैं। इसी क्रम में सुश्रुत सूत्र 36:10 का जो संदर्भ है वो कहता है, गोपालस तापसा व्याधा ये चान्य वन चारिण मूलाहार
विपाश्चैव से तेभ्यो भेषज व्यक्तिरिष्टि। तो वही संदर्भ यहाँ भी इन्होंने दिया। उनका कहने का भी मत यही है कि आप जो जंगल में गोपाल हैं, तपस्वी लोग हैं, व्याध जो शिकार करते हैं, शिकारी हैं और जंगल में भ्रमण करते रहते हैं और तरह तरह के मूल आहार या जो भी पौधे के पार्ट हैं, अंग प्रत्यंग हैं, उनका अनेक रूपों में जो प्रयोग करते हैं, उनसे जो है उस भेषज के बारे में विधिवत हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इस पर जो सुश्रुत 3610 का जो संदर्भ है, इस पर चक्रपाणी ने अपनी भानुमती टीका में लिखा है भेषज व्यक्तिरिक्ति के बारे में। वह भेषज के आकार, नाम, रूप के बारे में प्रकाश डालने पर है कि मतलब भेषज का आकार क्या हो, वो बड़ा पौधा है, छोटा पौधा है, उसका स्वरूप क्या है, किस नेचर का है, वो ट्विनर है, क्या है, इन सब चीजों के बारे में वो अपनी टिप्पणी में उन्होंने लिखा है। तो ऐसी स्थिति में एक जो संदेश मिलता है द्रव्यों की जानकारी के बारे में, हमारे संहिता ग्रंथों में चरक और सुश्रुत में विशेष रूप से इस पर ये निर्देश दिया गया है या मिलता है। ये इस जानकारी के आधार पर ही हम द्रव्य के बारे में, उसके नाम के बारे में, उसके रूप के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके कर्म के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये द्रव्य का जो नाम रूप है वो उसी तरह से बिल्कुल एक साथ है जैसे द्रव्य में गुण और कर्म निहित होते हैं। या इसी संबंध में एक वो रघुवंश महाकाव्य का एक का रेफरेंस है, संभवतः आप सबको इसकी जानकारी होगी। वागर्थाभि संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्ते जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। जिस तरह से किसी शब्द का अर्थ उसमें बिल्कुल इंटरमिंगल्ड होता है, समाहित होता है, उसी तरह से द्रव्य में उसका नाम और रूप भी समाहित होता है। बिना नाम और रूप के कोई द्रव्य नहीं। उसका अस्तित्व होने के लिए उसका एक स्वरूप होना चाहिए, उसका एक नाम होना चाहिए। तो ये जो संदर्भ है वो बताते हैं कि किसी द्रव्य का नाम रूप क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और उसके सापेक्ष हम उस द्रव्य से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। संहिता काल के बाद काल आता है मध्यकाल का। मध्यकाल में निघंटु ग्रंथ लिखे गए। उस श्रृंखला में 7वीं 8वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी के जो निघंटु ग्रंथ हैं उस पर इसमें तो विशेष प्रकाश नहीं है, नहीं डाला गया है। लेकिन जो धन्वंतरी निघंटु है 10वीं से 13वीं सदी का जिसका कार्यकाल माना गया है, उसमें वो लिखता है अपनी उसकी प्रस्तावना में, धन्वंतरी निघंटु की प्रस्तावना में लिखा है गो किरात गोपालस्ताप साध्या वनेश्वरास्त कुशला तथान्ये विदंति नाना विद भेषजानाम प्रमाण वर्णाकृत नाम जाति। वही संहिता ग्रंथों का जो संदर्भ लेते हुए धन्वंतरी निघंटुकार ने लिखा कि जो जंगल में रहने वाले हैं वो इन द्रव्यों के नाम रूप, आकृति, वर्ण, इन सब के बारे में जानकारी रखते हैं। उनसे इस जानकारी का प्रथम स्रोत जो है समझ करके उनसे जानकारी ली जानी चाहिए और किसी द्रव्य के बारे में और आगे उस पर प्रकाश डालना चाहिए। इसी तरह से उसी प्रकरण का एक है करीब करीब 12वें या 13वें का संबंध आता है उपक्रम पद में। वो कहता है अनामविन मोहितम उपैति वैद्यो न वेत्ति पश्यन्नपि भेषजानि क्रियाक्रमे भेषज मूलमेव तद भेषजम चापि निघंटु मूलम। इस तरह का संदर्भ दे करके उन्होंने एक इस संदर्भ पर संज्ञान लेते हुए प्रकाश डाला है कि अगर कोई विषक है या कोई व्यक्ति है, अगर किसी द्रव्य के बारे में नहीं जानता है, उसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, तो वो मोह को प्राप्त हो जाता है।
किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि हमारे सामने पड़ी हुई वनौषधि है, उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं। वो वनस्पति उसके सामने है लेकिन उसके बारे में वो कुछ जानता नहीं। ऐसी स्थिति में जबकि चिकित्सा का मूल आधार जो है ये भेषज ही है, तो भेषज के बारे में जानकारी देना उस समय के ग्रंथों का, स्पेशली निघंटु ग्रंथों का एक दायित्व बना, जिसमें इस दायित्व को उन्होंने निभाया और निघंटु ग्रंथों की रचना की और अनेक द्रव्यों के बारे में उन्होंने पूरा विवरण प्रस्तुत किया, उनके गुण, धर्म, योग, प्रयोग, संयोग के बारे में, उनका कहाँ उपयोग होता है, उनकी कहाँ प्राप्ति होती है, उनके विविध नाम क्या है। ऐसा एक कह सकते हैं बीड़ा उठाया निघंटु काल के निघंटुकारों ने या रचनाकारों ने। तो इस श्रृंखला में जो मध्यकाल का निघंटु ग्रंथ है धन्वंतरी निघंटु, उसने इस पर पूरा प्रयास किया द्रव्यों के नाम रूप ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे पूरा जो समाज है, वैद्य समाज है या आने वाला समाज है, वो लाभ पा सके। इस क्रम में एक शब्द ये निघंटु भी आ गया है। अब बच्चे पूछते हैं कि ये क्या है निघंटु, ये इसके बारे में क्या है। तो निघंटु अगर इसकी व्युत्पत्ति करके देखा जाए तो उसके काफी उसका एक लंबा आयाम है। उसमें न जा करके इस पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि निगूढ़ा अर्था गम्यते ज्ञायते अनेन इति निघंटु। जो किसी द्रव्य के बारे में या किसी औषध द्रव्य के बारे में छिपे हुए रहस्यों को, उसके गुण, धर्म, योग, प्रयोग, संयोग, उसकी प्राप्ति स्थान, विविध प्रारूपों को जो बताए उसे निघंटु कहते हैं। एक सामान्य रूप से ये अवधारणा निघंटु के बारे में आई। आचार्य शर्मा जी ने निघंटु के बारे में एक अपना मंतव्य दिया है, वो काफी कुछ सरल रूप में और एप्रोप्रिएट भी लगता है। उसके अनुसार निघंट वो नाम निगंत वो ये निगूढ़ अर्थम परिबोधयन्ति पर्याय शब्दय विविधार्थ जातम उद्घाटयन्तो गुण धर्म मूलम। अर्थात निघंटु वे एक तरह से शब्दकोश हैं जो पर्यायों के माध्यम से किसी द्रव्य के बारे में, उनके गुण, धर्म, योग, संयोग, प्रयोग, कहाँ वो प्राप्त होते हैं, किस स्वरूप के हैं, उनका कहाँ कहाँ प्रयोग उपयोग किया जा सकता है, इस तरह के विविध आयामों को जो समाहित किए हुए जो ग्रंथ हैं उनको निघंटु नाम दिया गया। और इन शॉर्ट वैसे आप कह सकते हैं कि निघंटु इज अ ब्रांच ऑफ लिटरेचर दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ medicinal substances with a special reference to their various use in various disorders, including their various aspects। मतलब कहाँ कहाँ वो मिलते हैं, उनका शाब्दिक नाम क्या है, उनका शाब्दिक स्वरूप क्या है, उनके गुण, धर्म, संयोग, योग, प्रयोग, मात्राएं, विविध रोगों में उनका प्रयोग, योग हम कैसे करेंगे, इस तरह का उल्लेख निघंटु ग्रंथ करते हैं या उनके माध्यम से हमें इस तरह की जानकारी मिलती है। अब इस संबंध में हम अपने मूल प्रकरण पर आए, जो द्रव्यों का जो नाम रूप है, नाम रूप का द्रव्यों के परिचय में क्या योगदान है। तो पहला शब्द आता है नाम। नाम किसे कहते हैं? नाम को अगर हम इसकी व्युत्पत्ति करें, डिराइव करें, इसका इटमोलॉजिकल डेरिवेशन करें तो नाम नम या अणम प्रहवत्वे आहूयते शब्देच्य इस धातु से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है नमन करना, आहूय बुलाना, पुकारना, और वो भी किसी शब्द के माध्यम से। जब तक शब्द नहीं करेंगे तो आप पुकारेंगे किसे, कैसे पुकारेंगे, और वो कैसे किसको पुकारेंगे अगर किसी का नाम होगा तो नाम शब्द के रूप में और उसका पुकारना, इन तीनों को मिला करके जो जिस शब्द की उत्पत्ति होती है उसे हम नाम कहते हैं। तो इस आधार पर इन तीनों प्रारूपों को अगर एक में मिला दिया जाए तो नाम जो होता है समाहवान अभिज्ञान पूर्वकम येन साध्यते रूपग्राही पदम यत् तन्नामेति परिभाषितम। इस रूप में हम देखें तो नाम की परिभाषा ये निकलती है, नाम उसे कहते हैं जिसका सम्यक रूप से विचार करते हुए उसको रूप
जो ग्रहण करने का एक स्वरूप होगा, उसके रूप में स्वीकार करते हुए हम एक उसके अस्तित्व के रूप में माने तो ये नाम के अंतर्गत आएगा। तो नाम चाहे द्रव्य का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, उसके पहचान की, उसके परिचय की पहली कड़ी होती है, पहली आवश्यकता होती है। बिना नाम के उसके बारे में हम आगे बढ़ नहीं सकते। आधुनिक विज्ञान में या बॉटनी की भाषा में भी हम द्रव्य का नाम, उसका जेनरिक नाम, स्पेसिफिक नाम, किस फैमिली से है, किस जीनस का है, किस ऑर्डर का है, इस तरह से उसका टैक्सोनॉमिकल हम एक प्रारूप देखते हैं। तो उसी तरह से द्रव्य परिचय के संबंध में नाम रूप की आवश्यकता पड़ती है। उसमें नाम को हम इस रूप में देखते हैं। दूसरा है रूप। नाम के बाद रूप आता है। रूप सामान्य रूप से जिसे फॉर्म आप कह सकते हैं, एक आकार या टेक्सचर रूप कह सकते हैं। इस रूप शब्द को दो रूपों में विभाजित किया गया है। पहला एक रूप, रूप विमोहने, इसका अर्थ होता है मोहित करना या भ्रांत होना या आकर्षित होना। कोई अगर वस्तु जा रही है, आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जो हठात आपको आकर्षित करती है अपनी ओर, चाहे अपने हाव भाव से, चाहे अपने स्वरूप के आधार पर, चाहे जिस भी रूप में। सड़क पर जा रही, आप भी जा रहे हैं तो आप उसकी ओर हठात आकर्षित होते हैं, तो उसका कारण उसमें जो गुण रूपी रूप बसा हुआ है, उसी के कारण आप उसकी ओर आकर्षित और आकृष्ट होते हैं, मोहित होते हैं या जानने की अपेक्षा करते हैं। तो रूप विमोहने से है। और दूसरा उसका रूप रूपयति निरूपयति निश्चीयते इति रूपम। रूप वह है जो किसी चीज को एक निश्चित आकार देता है या निश्चित आकार वाला होता है या उसका निर्माण करता है, रचना करता है। जैसे कुंभकार घट रूपयति, कुम्हार जो है घड़े अपना वो चाक दंड कुलाल लगा करके किसी घड़े का निर्माण करता है, एक स्पेसिफिक रूप देता है और वो आपके सामने तब आकर के प्रस्तुत होता है। तो इस आधार पर ये रूप शब्द इन दो रूपों में आपके सामने आता है, रूपु विमोहने और रूप क्रियायाम। एक रूप देता हुआ जिसमें क्रिया संपादित होती है। इसका जो लक्षण बताया गया है रूप के बारे में, यदि आप माधव निदान का एक अंश निदान के संबंध में जानकारी आपकी होगी, जिसमें बीजम तद व्यक्तता यापम करके बताया गया है कैसे व्याधि की उत्पत्ति होती है। उसी तरह से रूप के बारे में भी लक्षण को बताया गया है। बीजम सद व्यक्तता यातम रूपम इति अभिधीयते, संस्थानम व्यंजनम लिंगम लक्षणम चिन्हम आकृति। ये सब चीजें हैं रूप में समाहित हैं। अर्थात संस्थान जिसे कहते हैं, मगर उसे बॉटनी की भाषा में देखें परिचय के सापेक्ष, तो इसे टेक्सोनॉमिकल स्टडी का रूप आप दे सकते हैं, जिसमें पौधे के बारे में विविध उसके आयाम का उसमें हम उल्लेख पाते हैं, करते हैं, वो कैसा है वो सब उसमें समाहित हो जाता है। तो जो संस्थान है वो टेक्सोनॉमिकल स्टडी के रूप में आता है। दूसरा इसका है व्यंजन। व्यंजन के रूप में उसके जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, जिनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, उसमें ए सेक्सुअल और सेक्सुअल आते हैं। तो उसमें फ्लावर्स है, कैलिक्स है, करोला है, इस तरह से ये व्यंजन के रूप में आते हैं। और उसके बाद लिंग, उसमें उसका जो एंड्रोसियम और गाइनेसियम वाला पुंकेसर या स्त्री केसर वाला मेल या फीमेल पार्ट होता है, उसको कहते हैं। इसी तरह से लक्षण, जिसे मार्फोलॉजिकल आप साइन कह सकते हैं, उसकी मार्फोलॉजी में क्या इसकी सृष्टि है, जिसके आधार पर आप वो तो उसे डिक्टेट कर सकते हैं। और चिन्ह के बारे में जो है उसमें क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर है उस पौधे के बारे में, उसकी लीफ के बारे में, उसकी बार्क के बारे में, उसके फ्लावर के बारे में। जैसे क्रूसीफेरी फैमिली का जो अगर पौधा अगर फ्लावर उसका है तो उसका करोला क्रूसीफॉर्म होगा। पेपिलियोनेसी या लेगुमिनेसी का है तो उसका करोला पेपिलियोनेसियस होगा। इसी तरह से जाइगोफिलेसी का जो पौधे होते हैं उनमें एक स्पेसिफिक उसका फ्लोरल स्ट्रक्चर होता है, करोला का पैटर्न होता है। तो इस तरह से उनके एक स्पेसिफिक फीचर
होते हैं जिनके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि यह पौधा इस फैमिली से बिलोंग कर सकता है, करता है, और उसके बारे में ये जानकारी है। और अंत में जो है उसका आकृति, उसकी मॉर्फोलॉजिकल शेप क्या है, वो ट्री टाल ट्री है, मीडियम ट्री है, स्मॉल ट्री है, ट्विनर है, वो आरोहण करने वाला है, आरोही है, या प्रोस्टेट करने वाला, जमीन पर प्रोस्टेट करने वाला वो है, या ट्विनर है तो किस तरह का ट्विनर है। उसके कई जो मीन्स हैं बताए गए हैं, ट्विनिंग में भी ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। इस तरह के जो निर्देश दिए गए हैं शास्त्र में, वो द्रव्य के परिचय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे बहुत से प्लांट किंगडम के बहुत से ऐसे पौधे हैं जो सामान्यतः वामावर्ती होते हैं, कुछ ही ऐसे स्पेसिफिक पौधे हैं जो कि दक्षिणावर्ती एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। तो अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज कुछ पौधों को आपने देख लिया है, तो जो बकिया उससे अगर विपरीत क्रम में उनकी ट्विस्टिंग हो रही है, ट्विनिंग हो रही है, तो उसके आधार पर आप उसको आप डिसाइड कर सकते हैं। कुछ ही ऐसे हैं पौधे जिनके बारे में जानकारी मिलती है, जानकारी दी जाती है। इस तरह से आप नाम और रूप के बारे में देखते हैं जो द्रव्य के परिचय कराने में एक प्रमुख आधार स्तंभ प्रतीत होते हैं, ये माने जाते हैं। और ये जो नाम रूप है, ये किस तरह से आगे वो प्रोसीड करते हुए, बढ़ते हुए किसी द्रव्य की आइडेंटिटी को जस्टिफाई करते हैं, तो इनका भी आपस में एक संबंध होगा। नाम रूप का संबंध आपस में उसी तरह से है जैसे आपको हमने वाग अर्थावि प्रतिपत्ति और वो बताया, उसी तरह से। तो नाम रूप जो दोनों हैं एक दूसरे से बिल्कुल इंटरमिंगल्ड हैं, इंटीमेटली रिलेटेड हैं। नाम के बिना रूप का नहीं और रूप के बिना नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी स्थिति में तीन आधार बनते हैं जिनके आधार पर हम इन नाम रूप को समाहित करते हैं, किसी ड्रग की आइडेंटिटी या उसका परिचय, उसका आइडेंटिफिकेशन फिक्स कर सकते हैं। उसमें पहला है नाम रूपे ज्ञायते अनेन इति नाम रूप ज्ञानम। कहने का मतलब है बाय विच नेम्स एंड फॉर्म्स आर नोन। पहला एस्पेक्ट इसका ये है, नाम रूपे ज्ञायते अनेन इति नाम रूप ज्ञानम, मतलब ये नाम और उसके रूप को जानने का जो एस्पेक्ट है वो नाम रूप ज्ञानम के अंतर्गत आता है। दूसरा एस्पेक्ट है नाम भी रूपम ज्ञायते अनेन इति नाम रूप ज्ञानम, नाम से भी, इसके उदाहरण आगे चल करके आपके सामने आएंगे कि नाम से भी किसी रूप की जानकारी मिलती है या किसी पौधे के अस्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरा इसका एस्पेक्ट है नाम रूपयोः सामंजस्यम ज्ञायते अनेन इति नाम रूप ज्ञानम, मतलब नाम और रूप दोनों के सामंजस्य से, दोनों के कंजंक्शन से, कनेक्शन से किसी ड्रग की करेक्ट आइडेंटिटी का पता लगता है। तो ये तीन जो आकार हैं, तीन जो प्रारूप हैं द्रव्य के नाम रूप ज्ञान के या उसकी आइडेंटिटी के, ये बड़े ही आधार स्तंभ हैं। इनके बिना हमारी द्रव्य परिचय की जो गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए इन नेम और फॉर्म को रखना, सामने रखना बहुत ही आवश्यक है। ऐसी स्थिति में को आधार मान करके ही हम देखते हैं कि शास्त्र में इसका उपदेश कहाँ मिलता है। तो इन्हीं नाम रूप के आधार पर शास्त्रगत पहला निर्देश जो द्रव्यों के नामकरण का मिला, नाम की आइडेंटिटी का मिला, वो धन्वंतरी निघंटु का उपक्रम पद का वो जो संदेश है या संदर्भ है, वो कहता है कि हमारा देश या हमारा जो समाज है या हमारी जो भूमि है विविधताओं भरी है। बहुत से भौगोलिक इसके परिदृश्य हैं, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं पहाड़, कहीं जंगल, कहीं नदियां, कहीं समतल, कहीं कुछ पहाड़ पठार, इस तरह से। और वहां पर उनकी विविध भाषाएं, कुछ प्राकृत भाषाएं, कुछ संस्कृत भाषाएं हैं। उनमें द्रव्यों के असंख्य नाम पड़े हुए हैं, असंख्य द्रव्य हैं और उनके नाम भी उसी तरह से असंख्य हैं। ये प्राकृत भाषा में, कुछ संस्कृत में है, कुछ सामान्य वहाँ की स्थानिक भाषा में है। उन जिनका हम वो लोग वहाँ ग्रहण करते हैं, उनको हम भी ग्रहण करते हैं, उनका नाम रूप का आधार लेकर के या ग्रहण करके।
तो इन जितने भी ये स्वरूप हैं इनके विभिन्न पारिस्थितिकियों के, उनमें से हम कुछ को लेकर के हम हमारा जितना जो प्रयोजन है, जितनी हमारी आवश्यकता है, हम उनका हम प्रयोग करते हैं चिकित्सा में, आहार में, जिस भी रूप में हम करते हैं उसी तरह से करते हैं। जैसे एक कुएं में है अगाध जल धारा या जल वो मात्रा वहां छिपी हुई है, पड़ी हुई है, उसमें हम अपनी आवश्यकता अनुसार बाल्टी से 10 लीटर, 5 लीटर या 20 लीटर हम लेकर के अपना कार्य चलाते हैं। उसी तरह से ये जो विविध भौगोलिक परिस्थितियों में अनेक जो असंख्य जो द्रव्य छितरे पड़े हैं, उनमें से कुछ को लेकर के हम जो है अपना प्रयोजन पूरा करते हैं। ऐसा संदेश जो है वो हमें धन्वंतरी निघंटू द्वारा प्राप्त होता है। उन्होंने अपनी उपक्रम पद के प्रारंभ में ही ऐसा निर्देश किया है और इस धनराशि में अथाह धनराशि से हम जो हमारे लिए उपयोगी है, आवश्यक है, मात्र उतने का ही हम ग्रहण करते हैं। इसी तरह से राजनिघंटुकार नरहर पंडित ने भी अपनी प्रस्तावना में लिखा है कि इनको आधार बना करके ही हम द्रव्य का परिचय प्राप्त कर सकते हैं और इस परिचय के आधार का उन्होंने 7 आधार बताया है। इन 7 आधारों पर किसी द्रव्य के बारे में जानकारी दी जा सकती है या प्राप्त की जा सकती है। वो है कहा उन्होंने नामानि क्वचिदि रूढ़िता प्रभावात देशयुक्ता क्वचंच लांछनोपमाभ्याम वीरेण क्वचिद इतराहो यादि देशात द्रव्याणाम ध्रुवमिति सप्तधोदितानि। द्रव्यों के निश्चित जानकारी के लिए राजनिघंटुकार नरहर पंडित ने 7 आधार बताए हैं, जिसमें है रूढ़ि, प्रभाव, उपमा, वीर्य और लांछन, देशयोक्ति, किस देश में वो उत्पन्न हुआ है। ये 7 आधार उन्होंने बताए हैं जिसके आधार पर हम द्रव्य के बारे में हम परिकल्पना कर सकते हैं या उससे उसकी जानकारी लेकर के हम निश्चित कर सकते हैं। पहला उन्होंने दिया है रूढ़ि। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनका नाम रूढ़ हो गया है, जैसे टिंटुक का नाम जानते हो, श्योनाक का नाम है ओरोजाइलेन इंडिकम का, इसको टिंटुक कहा गया है। और दूसरा आठरूषक वासा का और गुड़ूची का, ये नाम रूढ़ हो गए हैं परंपरा से हमारे जीवन शैली में, तो ये रूढ़ के सापेक्ष इनका ये नाम रखा गया है। दूसरा प्रभाव है, कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो रस गुण वीरपा के सापेक्ष अपना काम नहीं करते, कुछ उसे इतर काम करते हैं, उन्हें हम प्रभाव की श्रेणी में रखते हैं। जैसे शोथारी है, कुष्ठग्न है, कृमिग्न है, इसी तरह से कुष्ठवैरी है। एक द्रव्य आता है डाइक्रोस्टेटिक सिलेरिया, वो वेलंतर जिसे कहते हैं, वर्षमरी भेदन के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। तो ये द्रव्य है, गंडारी है, वातारी है, इस तरह से द्रव्य हैं जो कि प्रभाव के आधार पर उनको जानने के बारे में उन्होंने लिखा या बताया है कि इस आधार पर हम इसकी परिकल्पना कर सकते हैं या बता सकते हैं। दूसरा है देशयोक्ति। देशयोक्ति में 2 चीजें आती हैं, एक तो वो पौधा किस परिवेश में उगा हुआ है, किस हैबिटेट का है, उसके आधार पर, जैसे कोई कश्मीर में पौधा उगा हुआ तो उसका कश्मीरा या कश्मीरी नाम देते हैं, हिमोद्भवा नाम दिया गया है, हिमालय पहाड़ में होने के कारण पर्वतीय नाम दिया गया है वो आपका अखरोट जगलंस रेजिया का। इसी तरह से दक्षिण भारत में होने वाली द्राविड़ी है, इलेटेरिया कार्डेमोमम या करचूर है, ये सब नाम दिए गए हैं। और कंपिलक जो है आपका, जो कंपिल क्षेत्र में है आपका होता है, उसका वो नाम है। इसी तरह से मरुद्भव जो धाव के लिए प्रयोग किया गया है। इस तरह से ये विविध आयाम बताए गए हैं जो कि वो उनकी देशयोक्ति या उनके प्राप्ति स्थान को लेकर के। और दूसरा इसी में वो व्यापार से संबंधित है, वो कुछ ऐसे द्रव्य हैं जिनका रूट ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे धर्मपत्तन है, आपका कोलक है, आपका बाहलिक है, फेरुला नार्थेक्स या आसाफिडिटा या जो पाइपरेसियस प्लांट है, पिपली और मरीच, इनके बारे में उनका रूट ऑफ ट्रांजैक्शन, उसके आधार पर उसका नामकरण किया गया है।
इसी तरह से अगला है लांछन करके, जैसे किसी पत्र विशेष में, छाल विशेष में अगर कोई स्पॉट, स्पेसिफिक स्पॉट है, जैसे यूरेरिया पिक्टा है, कृष्णिपर्णी, उसमें एक लंबी पट्टिका होती है उसके पत्ते में मिडरिप से के पैरेलल बिल्कुल लगी हुई, तो उसके आधार पर हम उसका संज्ञान ले लेते हैं। इसी तरह से वो जो है टल्बर्जिया सीसो, मंडल पत्र का उसका नाम है, उस पर मंडलाकार जो है उस पर स्पॉट्स बने होते हैं। इस आधार पर हम उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से उपमा का जो प्रकरण आया है उसमें कहा गया है कि उपमा के आधार पर उनको मेटाफ्राइज किया गया है। जैसे आपका है ये एमार्फोफाइलस कंपेन्युलेटर, सूरण जिसे कहते हैं आप, उसका जो कंद होता है वो उसको गजपाद के रूप में या गजपादी के रूप में उसका नाम दिया गया है। इसी तरह से आमलकी पत्रम कहा गया है, जो टेक्सास बकाटा है 39 पत्र उसके लिए, या आपका शतावरी के लिए फणी जीवा पर्णी, सर्प के जीवा के समान जिसके पत्र होते हैं, क्लेडोट्स होते हैं, उनके बारे में, या करंज का पुष्प जो होता है उसे लाज पुष्प कहते हैं। ये जो है उसके उससे उसकी आइडेंटिटी को बताते हैं। ये उपमा दी गई है उनको कि इस आधार पर हम भी उस द्रव्य के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह से वीर्य, वीर्य भी है जिसके बारे में वीर्य शब्द यहाँ रस का बोधक है, लेकिन यहाँ वीर्य से जैसे वो द्रव्य है उष्ण वीर्य के, या उष्णम है, उष्णा है, पिपली है, काली मिर्च है, या शीत है, शीत है, या शीतम है। शीत उसका पर्याय कर्पूर का, और शीतम जो है आपका शीतम पर्याय ये सेंटेलम एल्बम का है पर्याय ये। तो इस तरह से ये वीर के आधार पर इनका नामकरण किया गया है, या इसके आधार पर उस द्रव्य के आइडेंटिटी के बारे में प्रकाश डाला गया है। इसी तरह से मैंने बताया आपको कि यहाँ जो वीर्य शब्द रस का है, रस ऐसी एक ऐसा शब्द या टर्म है जिसके अनेक अर्थ लिए गए हैं, बताए गए हैं। जैसा कि अमरकोश में एक संदर्भ आता है, आपका रेफरेंस तो याद नहीं है फिलहाल, उसमें क्या श्रृंगारादो विषय वीर्य गुणे रागे द्रव्य रसा, ये सब उसमें बताया गया है कि श्रृंगार में, गुण में, राग में, द्रव में, इस तरह से रस के बारे में वो उसका संज्ञान लेकर के दिया गया। तो ये प्रारूप हैं जो बताते हैं जिसे ड्रग के आइडेंटिफिकेशन में या उसके निश्चयात्मक ज्ञान में ये जानकारी मिलती है। इसका है, इसके बाद है इतराह देशात। इतराह वो शब्द पर्टेनिंग टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे इंद्राह है, ये सक्राह है, काका है, सक्राह कुटज का पर्याय है, ओलरेना एंटी डिसेंट्री का काका हुआ है, वो आपका काकमाची के लिए कहते हैं। तो पर्टेनिंग टू दैट वेरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट और प्लांट्स मटेरियल, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं या इंगित करते हैं। इस तरह से ये जो 7 आधार दिए द्रव्यों के नामकरण के, इसमें जो दिया राजनिघंटुकार नरहर पंडित ने, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और इस आधार पर द्रव्यों के नामकरण को या उसके आइडेंटिटी के बारे में हम जानने का पूर्ण प्रयास कर सकते हैं या हम जानकारी रख सकते हैं। आधुनिक काल में एक नया प्रयास किया गया है जो द्रव्यों के नामकरण के बारे में या उसकी आइडेंटिटी के बारे में एक बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ है या होता है। इसके आधार पर भी हम द्रव्यों का या द्रव्यों के नामकरण को हम देख सकते हैं या परिचय को हम इससे परिचय प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य शर्मा जी ने इसके लिए 10 प्रारूपों का एक उल्लेख प्रस्तुत किया है, जिसमें आता है स्वरूप बोधक, अवयव बोधक, गुण बोधक, कर्म बोधक, उद्भव बोधक, लोकोपयोग बोधक, आख्यान बोधक, इतिहास बोधक, प्रशस्ति बोधक और काल बोधक। ये 10 प्रारूप हैं जिसके आधार पर हम द्रव्यों के बारे में
जानकारी करते हुए उनका नाम निश्चित कर सकते हैं। उसमें पहला है, जैसे आया वो स्वरूप बोधक। स्वरूप मतलब उसका क्या स्वरूप है, छोटा है, बड़ा है, ट्विनर है, क्या है, किस तरह का है, इसके बारे में इसका पहला जो एक इंडिकेशन मिलता है वो प्राचीन ग्रंथों में संभवतः बृहदारण्यक उपनिषद में अणु शब्द आया है। अणु मतलब छोटे के लिए, और वो अणु शब्द जो है वो जो सीरील्स है, मतलब पेनिसम स्पीसीज है उसकी, कोई वो पर्ल मिलेट, चीना या चेना जिसे कहते हैं आप, वो ज्वार बाजरा की श्रेणी वाला है वो पौधा, पेनिसम मिलिएशियम, यस, पेनिसम मिलिएशियम जिसे अणु कहते हैं। ये इसके जो दाने होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए इनको उस स्वरूप में देखा गया है। तो ये स्वरूप बोधक में अणु के रूप में आया हमारे सामने। इसी तरह से न्यग्रोध आता है। न्यग्रोध और वट दो ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में थोड़ी सी भ्रांति होती है, क्या न्यग्रोध ही वट है या वट ही न्यग्रोध है। इस पर चक्रपाणी ने चरक चिकित्सा 3 में इन दोनों में थोड़ा सा विभेद स्पष्ट किया है। वो कहता है निष्प्ररोहो वटः न्यग्रोधस्तु प्ररोहवान। अब प्ररोह शब्द जो प्राप रूट निकलती है, जो देखा होगा आपने बरगद और उसके नीचे जो प्राप रूट स्तंभ मूल जड़ें होती हैं उनको लेकर के किया गया है। उसका कहना है कि न्यग्रोध जो होता है वो प्ररोह युक्त होता है, जबकि वट जो होता है निष्प्ररोह होता है, ऐसा कहना है उसका। तो न्यग्रोध और वट में ये उन्होंने अंतर स्पष्ट किया। उसके बाद दूसरा आता है पुनर्नवा। पुनर्नवा आप बर्बिया डिफ्यूजा जिसे आप जानते हैं, सभी लोग परिचय होंगे इसे, मूत्रल द्रव्य के रूप में आता है, बरसात में होता है ये। और इसके बारे में ये वर्षा ऋतु में होने के कारण इसकी जो निरुक्ति बताई, वर्षातो पुनर्भवती सा पुनर्नवा। और दूसरा, इसका प्रयोग करने से शरीर जो है पुनर्नवीन हो जाता है, ऐसा कुछ कहा गया है शास्त्रों में। तो इस तरह से ये पुनर्नवा है स्वरूप बोधक में। इसी तरह से इसके बाद है अवयव बोधक। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है अवयव। अवयव के आधार पर हम भी पता कर सकते हैं, जैसे पत्र है, पत्र को लेकर, लीफ को लेकर के किसी का पर है पत्रकम है, जैसे कोई चतुष्पत्री है, कोई त्रिपत्री है, कोई सप्तपर्ण है, एस्टोरिया स्केलेरिस, त्रिपत्र है या चतुष्पत्र है, या तेज पत्र है, सिनमोमम तमाला, या चतुष्पत्री जो जिसे मार्सिलिया माइन्यूटा या क्वाड्रिफिडा कहते हैं वो है आपका। इसी तरह से दीर्घ पत्र है, सूक्ष्म पत्र है, स्थूल पत्र है, अपत्र है। अपत्र करीर का नाम है, करीर पत्र, उसे अपत्र कहते हैं। इसी तरह से बाल पत्र है, बाल पत्र खदिर का नाम है, अकेसिया कटेचु का। इसी तरह से पत्र के बाद आता है पुष्प। बहुत से ऐसे पौधे हैं जैसे वक्र पुष्प है, अध पुष्पी है, कोश पुष्प है, ये मधुका इंडिका या वो अध पुष्पी है, ट्राइकोडेस्मा इंडिका। इस तरह से, या सूचिका पुत्र है, पुष्प है जिसे आप पेंडेनस ओडोरेटिसमस कहते हैं। इस तरह से इन पर प्रकाश डाल करके हम उसकी आइडेंटिटी फिक्स करते हैं। फल के रूप में है, फल जो इसका दिया गया है, कोई दीर्घ फल होता है, कोई महाफल होता है, जैसे कोई तूल फल है, जैसे तूल फल नाम संभवतः कैलेट्रोपिस प्रोसेरा के लिए आया है। इसी तरह सकृत फल आया है, जो फल के साथ ही उसका विनाश हो जाता है। केले के लिए है वृत्त फल है, जो पौधे जो होते हैं जिनके फल गोलाकार होते हैं, इसमें आपका अक्षोट अखरोट वगैरह है, या वृत्त फल आमलकी के लिए आया है। इसी तरह से ये इन फलों के आकार के आधार पर हम उस द्रव्य का नामकरण कर सकते हैं। इसके आधार पर फिर आगे बीज एक आता है, बीज सीड जिसे कहते हैं। इसे बीजक या बीजसार या सेमिकार्पस जो
टेरोकार्पस मार्सुपियम है उसके लिए उससे इसका ग्रहण करते हैं। कांड है, कांड को देख करके जैसे आप विसस क्वाड्रेंगुलेरिस है, अस्थि श्रृंखला जिसके कांड चौकोर होते हैं, या कोई जो है कांड को जैसे टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया है उसके कांड को काट दीजिए तो उसमें वेस्कुलर बंडल जो है उसमें उसके दिखाई देते हैं, वो चक्र लक्षणिका के नाम से, या कांड रूहा जो कांड के द्वारा ही जो प्रोपगेट कर जाती है, या कांड जाता भी नाम है उसका, कांड के द्वारा है जिसकी उत्पत्ति होती है। ये सब कांड के द्वारा भी इनकी पहचान या इनको जस्टिफाई किया जा सकता है। इसी तरह से मूल है, कंदी है, कंटक है, सार है, रोम है, वल्कल है। इस तरह से ये सब आधार हैं जिनके आधार पर हम द्रव्यों के परिचय को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, या द्रव्यों को हम द्रव्यों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से गुणबोधक में उसमें जितने भी महाभूत हैं उनके सापेक्ष शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के आधार पर भी हम पौधों औषध द्रव्यों का नामकरण जान सकते हैं। जैसे शब्द से गुंजा के लिए ये शब्द आया है, गुंजा कुजी अव्यक्ते शब्दे, उसके फल को यदि बजाते हैं तो उसमें से एक अव्यक्त शब्द छिपा होता है जो बजाने पर दिखाई देता है। स्पर्श है, जो कोई है, बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनके पत्र को स्पर्श करते हैं तो खर रफेंड उसका सरफेस दिखाई देता है, जैसे खर स्पर्श या खरच्छदा, जैसे आपका ये पारिजात है या पाटला है, उसमें इस तरह से उसमें आप आता है देख देते हैं। इसी तरह से रूप के बारे में दिया गया है, स्थूल मध्य है, अरुणा है, श्वेतवाह है। श्वेतवाह शब्द अर्जुन के लिए, उसकी बार्क जो होती है श्वेत वर्ण की होती है, वो पिक्रोराइजा कुरोवा है। मत्स्य शकला नाम दिया गया, उसके जो इंटरनोर्स के बीच में जो होते हैं वो स्केल्स के रूप में, मछली के स्केल्स के रूप में वो छूटते पाए जाते हैं, इसलिए उसका मत्स्य शकला नाम दिया गया है। इसी तरह से रस के आधार पर, रस का कटुका है, तिक्ता है, मधुकरा है, ये सब कसाया है, षड्रसा है। षड्रसा शब्द विशेष रूप से पहली बार संभवतः ये निघंटु शीर्ष में आया है, जो अमलकील के लिए आया है। और इसी तरह से गंध है, गंध के लिए उग्रगंध है, उग्रगंधा है, रसोन का है नाम, या वचा का नाम है, देते हैं गंध बोधक के रूप में। दूसरा इसके बाद है कर्म बोधक। कर्म के आधार पर भी हम द्रव्यों का नाम जानने में आसानी होती है, जैसे कफारी है, शोथारी है, वातारी है, गंडारी है। गंडारी आपका गंडमाला नाशक जो है कांचनार के लिए लिया गया है। शोथारी है या वातारी है, रिसनस कम्युनिस्ट के लिए लिया गया है, यह नाम दिया गया है। या वृक्ष बीजा है, वृक्ष जो बतख है वो म्यूकिना पुरुडेटा के लिए लिया गया है। इस तरह से नाम आते हैं जो कर्म बोधक हैं। कुछ द्रव्य हैं जो उद्भव के आधार पर उनकी जानकारी को बताते हैं, जैसे क्रिमिजम या क्रिमिजगधा आया है, एक फंगस होता है, फंजाई इम्परफेक्टाई, जब उसके कोटर में ये इनका जब संयोग होता है तभी वो अगरू वो उनकी उत्पत्ति होती है। अगस्त का नाम है कुंभ योनि करके, ये इनके उद्भव के बारे में बताते हैं। इसी तरह से अधिष्ठान के बारे में वो कमल का नाम है नीलम्बियम स्पेसियोसम का पंके रूह जो नाम दिया गया है वो इसके नाम को सार्थक करता है और बताता द्रव्य के बारे में जानकारी देता है। इसी तरह से लोकोपयोग, लोक में उपयोग होने के कारण, जैसे यज्ञ में उपयोग होने के कारण उदुम्बर का उपयोग करते हैं, यज्ञांग नाम दिया गया उसका, यज्ञीय नाम दिया गया है, खदिर का नाम दिया गया है। इस तरह से जो यज्ञ में सामान्यतः उसका प्रयोग होता है। इसी तरह से आख्यान है, आख्यान बोधक के रूप में, जैसे अमृत संभवा, जो अमृतवत जो गुणकारी है गुरुची, उसके लिए इसका प्रयोग किया गया है। या
एक है इतिहास प्रसिद्ध में इतिहास को देखते हुए कि जैसे मुनि द्रुम है, तापस द्रुम है या बोधि वृक्ष है। तापस द्रुम जो है बेलेनाइट्स इजिप्टिका का है, बोधि वृक्ष है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, अश्वत्थ। और मुनि द्रुम आपका अगस्त के लिए आया है, सिस्बेनिया ग्रैंडिफ्लोरा। इसी तरह से प्रशस्ति बोधक भी है। प्रशस्ति मतलब जैसे मंगल कार्यों के लिए मंगल्या, मंगल्य या गायत्री खदिर का नाम है। मंगल्या वचा के रूप में है। इंद्रदू शायद वो अर्जुन के लिए आया है। यस, हाँ, अर्जुन के लिए। ये सब प्रशस्ति बोधक हैं जो एक द्रव्य के बारे में निश्चयात्मक जानकारी देते हैं। और दूसरा है अंतिम अंत में वो काल बोधक। काल बोधक जैसे जिसके आधार पर हम काल के सापेक्ष उसकी हम परिकल्पना करते हैं, जैसे मधुदूती या मधुदूत। मधुदूती पाटला के लिए आया है, जो जिसकी फ्लावरिंग जब होती है तो वो बताती है कि अब मधुमास या बसंत आ गया है। और उसी तरह से मधुदूत जो है वो आम्र के लिए आया है। वो भी ये इंगित करता है कि इसकी फ्लावरिंग जब आ गई है तो बसंत आने की ये सूचना देता है, या बसंत का के आने का उद्बोध कराता है। इसी तरह से प्राविषायणी है या प्रावृश्य है आपका धारा कदम के लिए, मेट्रागाइना के लिए। प्राविषायणी कपिकच्छु के लिए है। शरद में पुष्पित होने वाला शरद वीक्षणशील सप्तपर्ण के लिए आया है। तो ये शारद या शारदी, इस तरह से नाम, या बहुत से ऐसे पौधे हैं जो जिनमें सदा फ्लावरिंग होती रहती है, सदा पुष्प, जैसे आपका अर्क है कलेट्रोपिस प्रोसेरा। इस तरह से द्रव्यों के बारे में निश्चयात्मक ये जानकारी देते हैं, जिसको शर्मा जी ने इन 10 आधारों पर प्रस्तुत किया है। और ये 10 जो आधार हैं अपने अपने एस्पेक्ट के साथ किसी द्रव्य की आइडेंटिटी को, परिचय को या उसके नामकरण को वो विधिवत जानकारी देकर उनका संज्ञान कराते हैं। इस जानकारी में एक संदर्भ और आता है, वो मुख्य नाम और पर्याय नाम का। तो मुख्य नाम जैसे पौधे का जो मुख्य नाम है वो गुरुची है, हरितकी है, आमलकी है, या और कोई भी बेल है, अश्वत्थ है, जो भी नाम है। लेकिन इनके साथ पर्याय शब्द जो आया है वो सर्वप्रथम ये चरक चिकित्सा, वही ज्वर प्रकरण का, ज्वर में चरक चिकित्सा 3 में आया है ये। वहां पर ये पर्याय शब्द आया है जिसका कि उल्लेख वहां किया गया है कि एकार्थ नाम पर्याय विविधैर अविधीयते। पर्याय वो हैं जो अलग रहते हुए किसी एक ही अर्थ का बोध कराते हैं। इसको थोड़ा सा और सरल रूप में अगर देखें तो पर्याय वह है जिसे अभिन्न विषय बोधकत्व सति ईसत भिन्नार्थ पर्याय। इन शब्दों की एंटिटी अलग अलग होते हुए भी जिस विषय का बोध कराते हैं, जिस द्रव्य का बोध कराते हैं, वो अभिन्न होता है। इसमें विषय का अभिन्न होना और अर्थ का निश्चित रूप से एक होना ये इंगित करता है। ये सभी शब्द मिल करके किसी एक की ही अनुभूति कराते हैं, वो पर्याय है। जैसे आपने गुरुची के बारे में आपको जानकारी होगी, इसका नाम अमृता है, धारा है, चक्र लक्षणिका है, कांडरुहा है, छिन्नरुहा है, दुनिया वत्सादनी है। दुनिया में ये जितने भी नाम है इनकी एंटिटी अलग होते हुए भी वो गुरुची को ही निष्पादित या प्रतिपादित करते हैं, उसी को जस्टिफाई करते हैं। तो पर्यायों के माध्यम से, पर्याय वे शब्द हैं जो संख्या में अनेक होते हुए किसी एक अभिन्न विषय को ही बताते हैं, ये पर्याय हैं।
और पर्याय जिन्हें सिनोनिम्स का नाम दिया गया है और मुख्य नाम बेसोनिम, इनका भी उसी तरह से इंटीमेट रिलेशन है जैसे नाम और रूप का, द्रव्य का उसके गुण और कर्म से। इस तरह से आपको इस संबंध में एक छोटी सी ये जानकारी द्रव्यों के नामकरण के संबंध में आपके सामने प्रस्तुत हुई। एक छोटा सा प्रयास है, उम्मीद है आप इससे अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे। कहीं कोई अगर संदेह हो तो उसमें आप क्वेरी कर सकते हैं या अपना विचार। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उद्बोधन बहुत ही ज्ञानवर्धक है सर। काफ़ी मैसेजेस भी आए हैं सर हमारे पास। पहला मैसेज ये है कि सर क्या अगला लेक्चर कब होगा, क्योंकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन थी कि शायद द्रव्य प्रकरण पे भी हम लोग बात करेंगे, तो अगली बार हम लोग कब मिलेंगे ये लोग जानना चाहते हैं। सूचना उनको दे दी जाएगी। अब इस समय क्या बताएं, कैसे कि अभी से बता दें, जैसे ही होगा 2 दिन 3 दिन पहले सूचना दे दी जाएगी। ठीक है सर। शिवानी मैम हमारे साथ में है, शिवानी घिल्डियाल मैम। मैम प्लीज रेज योर हैंड। आपने क्वेश्चन पूछा, मैं आपको अनम्यूट करना चाहता हूँ मैम। यस मैम। शिवानी मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मैम। ओके ओके। हेलो, प्रणाम सर। हाँ खुश रहो भाई, क्या हाल है? सर ठीक है, प्रणाम सर। खुश रहो, बोलो। सर एक तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे जो गंडारी है उससे कांचनार ही लेना है सर हमको, या कोई और? गंडारी का तो भाई वैसे है ही है, कई बताया ना है, द्रव्य स्थिति विशेष के अनुसार जो भी अपना लेना चाहो ले लो। लेकिन वहाँ जो हमने जो गंडारी गंडमाला नाशक की जो बात कही है वहाँ पर उसी के लिए है, कांचनार के लिए। और सर एक अणु के बारे में आपने बताया था सर, दोबारा अणु का वो बृहदारण्यक उपनिषद में एक आया है, रिफरेंस है। रिफरेंस तो हमें याद नहीं है, लेकिन वो चेना या अणु के लिए आया है। वो है उसका कोई मिलेट है, आप बता रहे थे, नाम मैं सुन नहीं पाई सही से, मिलेट बता रहे थे आप। हाँ मिलेट है, जो पर्ल मिलेट आता है ना, पैनिकम मिलियसियम, जो ये ज्वार बाजरा ये होता है ना, चीनाक उसी में आता है, ये चेना जिसे कहते हैं। अच्छा सर। हाँ, जो वो ग्राम्य धानों में संभवतः इसका उल्लेख है। अगर देखो बृहदारण्यक उपनिषद में, तो रेफरेंस तुमको नहीं पता है, लेकिन है, बता सकते हैं उसे जी देख करके। और सर एक आपने सूरण का पर्यायवाची गजपाद बताया। गजपादी सूरण का पर्याय है सर, ये कहाँ आया है रेफरेंस? गजपादी हमारे समझ निघंटु ग्रंथ ये सोढल का है या इसमें है क्या है इनका गजपादी, ये बाद में रेफरेंस बता देंगे। गजपादी सोढल का है संबंध ये। जी जी। और सर ऐसे तालिश पत्र के लिए आमलकी पत्र भी आपने बताया था। हाँ, आमलकी पत्र के समान उसका जो कलर होता है वो तालिश पत्र। तो किसने बताया, ये जानना चाह रहे थे। निघंटु को हाँ जी, रेफरेंसेज है उसमें देखो, तालिश पत्र, उसमें नाम रूप ज्ञानम में देखो, शायद हो मिलेगा ये। जी मैं देख लूंगी। ठीक है सर। हाँ रेफरेंस है उसका। आमलकी पत्र, आमलकी के पत्र के समान उसका जो है वो पत्र का वर्ण होता है, दैट्स व्हाई वो कहा। और सर एक और जी सर बीजक कहते हैं हम, जैसे विजय सार को बीजक ऐसा टेरोकार्पस मार्सुपियम। हाँ तो सर मैं एक बस आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाह रही थी, क्या ऐसा होता है क्या इसमें कि इसका जो सीड होता है वो पेड़ में ही जर्मिनेट हो जाता है? हाँ, ये उसकी स्पेसिफिसिटी है। आई हैव सीन दैट, मैंने देखा है। मैं कंफर्म करना चाह रही हूँ, देखा नहीं था। मैंने देखा उस समय मेरे पास ये मेडिकल अफसर के दौरान इसको मैंने देखा था। मेरे पास उसमें कोई संसाधन नहीं था, नहीं तो मैं उसको वो स्नैप में ले लिया होता।
अब तो जी उधर जाने का मौका नहीं, लेकिन अगर कभी मौका मिले तो प्रयास करेंगे, देखेंगे उसे। लेकिन मैंने देखा है उसे। जी जी सर। और सर और जी सर, एक कांकेरूह बताया आपने कमल के लिए, क्यों कहते हैं? पंके रूह, पंक माने कीचड़, अच्छा पंके, अच्छा पंके, मैं पंके कांच। रूह, हाँ, जी कीचड़ जी में जी, उगने वाला। नहीं नहीं सर, हम्म, वो ठीक है सर। उद्भव बोधक। जी 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 जी, ठीक है सर, थैंक यू सर, प्रणाम। थैंक यू। और थैंक यू ठीक मैम। है। जी सर, ठीक हूँ सर जी, थैंक प्रणाम। यू मैम। थैंक यू मैम। सर, फेसबुक पे बहुत से लोग वॉच कर रहे हैं इस लाइव सेशन को। वहां से एक प्रश्न आया है बोलो। कि मुस्ता को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सर? मुस्ता मुस्तक को के तो उसका आइडेंटिफाई तो कैसे पर्याय, करेंगे? पर्याय उसका जो है ये वो पूछने वाले गांगेय हैं दिया गया है। श्वेता शेट्टी जी। हेलो। जी जी सर, जी सर। ये उसका एक पर्याय गांगेय नाम दिया गया, मुस्तक का पर्याय। जी सर। जो जो वाटर के ट्रेंचेज होते हैं, बहते हुए नाले, या वो वहां पाया जाने के कारण उसको देख लेते हैं। और उसको देखने के लिए, देखने पर वैसी जगह जब जाएंगे तो उसके जितने भी भेद हैं मुस्तक के, एक तो सबसे बड़ी चीज उसका जो जो पेडंकिल जो होता है, लंबा सा होता है, उसमें उसका जो स्ट्रक्चर होता है, फील करके, या वो रोटंडस है, स्केरियोसस है, उसके आधार पर हम जान लेते हैं। और उसके फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस को देख करके पता कर लेते हैं। और थैंक यू। सबसे बड़ी चीज उसकी कार्डिनल साइन जब सामने देखेंगे भौतिक रूप से, तब उसे पहचानने में आसानी होगी। उसका जी जो सर। एक कार्डिनल साइन है कि मुस्तक जो शब्द आ रहा है वो मुस्त संघाते से लिया गया है। एक समूह में उसकी वो प्राप्ति प्राप्ति होती है। वो ग्रेगरियस प्लांट है, वो हर्ड में होने वाला है, अकेला नहीं होता। जहां भी होगा बिल्कुल फैल करके उसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन के रूप में होता है, वो पूरा समूहबद्ध होकर के उगता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है अभिषेक यादव जी का, लघु दुग्धिका और दीर्घ दुग्धिका में डिफरेंस कैसे करेंगे? क्या चीज? अभिषेक यादव जी पूछते हैं लघु दुग्धिका एवं दीर्घ दुग्धिका में डिफरेंस कैसे करेंगे? लघु दुग्धिका। उनको तो दिखा दिया उसे। जो बृहद बड़ी वाली दुग्धिका होती है वो यूफोर्बिया हिर्टा है। और जो लघु दुग्धिका, उसमें उसकी कई जातियां हैं। यूफोर्बिया थाइमोफोलिया है, उसमें यूफोरिया प्रोस्टेटा है। कई जो बिल्कुल प्रोस्टेट होती हैं, जमीन पर ही उगती हैं, जी इसलिए उनको वो कह देते हैं। यूफोर्बिया थाइमोफोलिया है। ये जी सब सर। होते हैं, वो बिल्कुल प्रोस्टेट नेचर के होते हैं। लेकिन जो जी हिर्टा है वो बड़ी, वो थोड़ा सा 1 फीट तक हो जाती है। और उसका इन्फ्लोरेसेंस टिपिकल होता है, जो जैसे लगता है कि वो इन्फ्लोरेसेंस उसका वो बताता है उसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी। जी 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 पत्तियों सर। को तोड़ने से या उसको तोड़ने से दूध निकलता है। जी सर। सर, एक आखिरी क्वेश्चन है। अवधेश कुमार जी हैं, श्री कृष्णा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज वाराणसी से। ये पूछते हैं गजबाजी प्रिया किसे कहते हैं? गजबाजी हाँ? प्रिया। गजबाजी प्रिया किसे कहते हैं? गजबाजी प्रिया। नहीं। आवाज नहीं आ रही हेलो। है सर? यस सर, हेलो। गजबाजी प्रिया। गजबाजी प्रिया। गजवाजी प्रिया। हाँ, किसे कहते हैं? गजवाजी प्रिया किसका नाम है? देखना पड़ेगा। ये सर मैंने भी अभी तक कहीं देखा नहीं इसको। हैं? देखना पड़ेगा इसको सर। देखना पड़ेगा सर, इसको देखना पड़ेगा। किसी गजवाजी निघंटु में आया प्रिया। होगा, देखना पड़ेगा। गजवाजी गज, अगर उसको देखें तो वो पिपली से भी आ जाता है। और घोड़े के लिए, बाजी घोड़े के लिए भी, तो वो जो हस्ती पिपली है वो। जी सर। लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं कह सकते वो क्या है, कहाँ से है, ये संदर्भ पता नहीं। ठीक है सर। अब मैं विनीता रनसारा जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि प्रभाव पे और विचित्र सामान्य प्रत्यारोप पे अलग एक लेक्चर होगा, तो आपके सवाल का निश्चित ही उत्तर मिलेगा। एक वीर्य विपाक प्रकरण और सामान्य विचित्र प्रत्यारोप पे बहुत जल्दी एक लेक्चर होगा, तो उसमें शायद आपके सवाल का जवाब अवश्य मिलेगा। आप उस लेक्चर को जरूर अटेंड करिएगा, आपको सूचना दे दी जाएगी। इसी के साथ 4 बजे से एक दूसरा लेक्चर भी है इसी चैनल पे, जहाँ लाइव चल रहा है।
निगम सर का पंचकर्म पे एक लेक्चर होना है। बहुत ही अच्छा उद्बोधन रहा सर आपका, और बहुत ही कम समय में, शायद कल ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ हम लोग को इस तरीके से चर्चा करनी चाहिए प्लांट आइडेंटिफिकेशन पे, नाम रूप ज्ञानम पे, और बहुत ही कम समय में सर जी आपने बहुत ही पूरी जानकारी दी। और आशा करते हैं कि जितने लोग फेसबुक पे लाइव जुड़े रहे या जूम के माध्यम से लाइव हम लोगों के साथ जुड़े रहे, काफ़ी उनको नॉलेज मिली होगी। मैं सभी लोगों का एक बार हृदय से धन्यवाद देता हूँ, विशेष रूप से सर जी आपका। हमारे साथ कई यूजी के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी से डॉक्टर रंजना सक्सेना मैम जुड़ी हुई हैं। क्या कोई प्रश्न है? नहीं सर, बस जुड़े हुए हैं लोग। हम लोग के साथ में डॉक्टर शिवानी गिल्डियाल मैम IIR न्यू दिल्ली से जुड़ी हुई थी, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह सर जुड़े हुए हैं, शिवाकांत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं बापू कॉलेज से। इस तरीके से काफ़ी लोग हम लोगों के साथ जुड़े रहे और फेसबुक पे भी लाइव सेशन चलता रहा। तो इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सर आप कुछ कहना चाहते हैं अंत में? बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी आपका। बहुत थोड़ा सा इसमें कुछ अंश रह गए हैं जिनको मैं समय के अभाव के साथ उनको डिक्टेट नहीं कर सका। फिर कभी अगर वो प्रकरण के दौरान वो आ जाएंगे तो उनको वहाँ पर हम उसकी कभी वो पूर्ति कर देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं एक नंबर दे रहा हूँ, आप लोग चाहे फेसबुक पे लाइव देख रहे हो चाहे जूम के माध्यम से, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिएगा 9452 674 777 9452 674 777। आप इस पे जानकारी लेते रहिएगा, नेक्स्ट लेक्चर के बारे में आपको सूचना दे दी जाएगी। सर से अगर आपको कोई क्वेरी हो तो सर अपना नंबर आपको बता रहे हैं, आप सर से क्वेश्चन कर सकते हैं। सर प्लीज सर। सर अपना नंबर शेयर कर दीजिए सर। 9451 896578 9451 896578। थैंक यू सर। हो गया? आप सभी लोगों को जी सर धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर प्रणाम प्रणाम। आभार, आप सभी लोगों को कोटिशः धन्यवाद। आभार। थैंक यू सर, थैंक यू।